नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नई टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। देखिएगा, हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय पे चर्चा की थी। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं उसी के अगले पार्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय की। ठीक है, तो भारत के अगर उच्च न्यायालयों की बात की जाए तो ठीक है, सबसे पहले हम इसके संवैधानिक विवरण के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 6 में, ठीक है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या किया गया है, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उच्च न्यायालय के गठन का क्या प्रावधान है, ठीक है, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, पद रिक्ति कैसे होगी, ठीक है, उनको पद से हटाया कैसे जा सकता है, आदि आदि व्यवस्थाएं की गई है। देखिएगा, अगर हम भारत में उच्च न्यायालय के इतिहास की बात करें तो आधुनिक काल में सबसे पहले 1862 में, ठीक है, 1862 में देखिएगा, सर्वप्रथम जो अंग्रेज थे, ठीक है, उनके द्वारा शासित 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, बंगाल, ठीक है, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में 1862 में क्या किया गया, एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1862 में बंबई, ठीक, कलकत्ता व मद्रास, ठीक, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में यानी 3 स्थानों पे क्या किया गया, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके 4 साल बाद, ठीक है, उसके 4 साल बाद 1866 में क्या किया गया, इलाहाबाद में, ठीक, इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिएगा, आज हमारा इलाहाबाद क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रयागराज भी हम लिख दे रहे हैं इसीलिए। तो ये हो गया संवैधानिक इतिहास के बारे में, यानी कि 1862 में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई भारत में। उसके बाद 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ, इलाहाबाद में। देखिएगा, इसी तरह से क्रमिक रूप से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने सभी प्रांतों में क्या किया, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, ठीक है, आजाद हुआ, और उस समय संविधान का निर्माण प्रगति पर था, यानी कि कार्य प्रगति पर था, पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक, आजादी के बाद, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत के उच्च न्यायालय थे वो भारतीय राज्यों के क्या बना दिए गए, उच्च न्यायालय बना दिए गए। ठीक है, तो उनकी अधिकारता वही हो गई, जो जिस राज्य में है उनकी अधिकारता उस राज्य के उच्च न्यायालयों की कर दी गई। ठीक, फिर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, एक व्यवस्था जो की गई कि 2 या अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय गठन हो सकता है। इसका गठन कौन कर सकता है, संसद करेगी। ठीक है, यह शक्ति किसको दी गई, संसद, यानी संसद क्या है, भारत की सर्वोच्च विधि निर्माणिक संस्था है। तो ये अधिकार संसद को दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जैसे आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है, उसकी अधिकारता में पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई। तो ये तो हो गई कि कैसे उनका विकास हुआ उच्च न्यायालयों का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके गठन का क्या प्रावधान है भारत के संविधान में। देखिएगा, अगर हम संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, और वह उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। ठीक, यहाँ न्यायाधीशों की संख्या के बारे में संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, यह क्या किया गया, राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया गया, यानी कि उसके विवेक पर छोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति जैसे आवश्यकता समझेगा उस अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाता जाएगा या उतने सीमित कर देगा। ठीक,
तो क्या हुआ, अगर हम गठन की बात करें तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, प्लस अन्य न्यायाधीश। बात समझ में, इनकी संख्या का कहीं निर्धारण नहीं किया गया, यानी कि इनकी संख्या के बारे में बात की जाए कि किसी उच्च न्यायालय में कितनी संख्या होगी, ये संविधान उसके बारे में मौन है, यानी कि राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। जितनी आवश्यकता होगी उस अनुसार वो समय समय पर नियुक्त करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ये तो हो गया गठन की बात। अब हम देख लेते हैं नियुक्ति, ठीक है। तो नियुक्ति के लिए देखिएगा किसी भी राज्य के यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति अपने विवेक से ही किसी भी व्यक्ति को क्या कर देगा, न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। इसमें क्या व्यवस्था किया गया, एक तो सीजेआई, भारत के सीजेआई यानी कि प्रधान न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल, ठीक, प्लस अगर उस राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, यानी किसी उच्च न्यायालय में किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो क्या होगा, इतना पर्याप्त है। प्लस देखिएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थर्ड जजेज केस 1998 में, इसमें उन्होंने क्या व्यवस्था दी कि केवल सीजीआई की परामर्श क्या होगा, मान्य नहीं होगा। सीजीआई को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके तब राष्ट्रपति को परामर्श देगा, प्लस ये राज्यपाल परामर्श देगा कि हाँ भैया हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो इनकी कर दी जाए। अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालयों में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उस उच्च न्यायालय के यानी कि उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेनी पड़ेगी, भी परामर्श लेनी पड़ेगी। तो ये मिल करके क्या देंगे, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए, उच्च न्यायालय में कर दी जाए, ठीक। तो ये हो गया कैसे नियुक्ति की जाएगी। अब हम देख लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करना है तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर देगा, लाके उच्च न्यायालय में बैठा देगा, कहेगा लो भैया ये तुम्हारी कुर्सी है और ये तुम्हारा काम है, अब आप यहाँ के क्या हो गए, बास हो गए, जैसे मन में है वैसे खेला खेलिए। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या किया गया संविधान में, उनके लिए कुछ योग्यता का निर्धारण कर दिया गया, ठीक है। तो संविधान में योग्यता के बारे में अगर कहा जाए तो 2 योग्यताएं की गई हैं। सबसे पहला क्या है, वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में भी क्या है, पहला यानी कि इसमें भी क्या किया गया, सब पार्ट बना दिया गया। पहला वह क्या हो, कम से कम 10 वर्ष का उसे भारत के क्षेत्र में यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष का क्या हो उसको न्यायिक कार्य का अनुभव, यानी कि 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक लगातार, यहां ध्यान दीजिएगा लगातार कहा गया संविधान में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 साल कर लिए फिर 1 साल गए, 3 साल कर लिए फिर 6 महीना गए उसके बाद ये न्यायिक कार्य करने, ऐसा नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक लगातार, ये ऐसा हो सकता है कि एक न्यायालय या एक से अधिक न्यायालय में उसने किया हो कार्य, लेकिन लगातार वो 10 वर्षों तक भारतीय क्षेत्र में, यानी कि पूरे भारतीय क्षेत्र की बात की जाए, उस राज्य की ही नहीं, पूरे भारत क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में न्यायिक कार्य का अनुभव हो से, यानी न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक कार्य उसने किया हो, ठीक। अथवा या ध्यान दीजिएगा, अथवा या अब भी, यानी कि इसमें जो दूसरा इसका पार्ट है वो क्या हो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में, यानी कि 10 वर्षों तक क्या करिए, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों
में लगातार, या फिर ध्यान दीजिएगा, लगातार की बात हो रही है, वकालत किया हो या कर चुका हो, यानी कि उस व्यक्ति को जो भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी एक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में क्या किया हो, लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो या वकील रह चुका हो या वकील का काम किया हो। ठीक, तो ये हो गई योग्यता की बात। कौन सी? वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरे में दो चीजें, कौन? पहला ये है कि वह 10 वर्षों तक लगातार भारतीय क्षेत्र में न्यायिक कार्य कर चुका हो, यानी कि न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा अगर ये योग्यता नहीं है तो ये योग्यता हो, यानी कि 10 वर्षों तक क्या हो, वो लगातार किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वकालत का काम कर चुका हो, यानी न्यायाधीश रह चुका हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सॉरी, कि हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय में एक योग्यता और कही गई थी अथवा करके, कि वह राष्ट्रपति के नॉलेज में, यानी कि राष्ट्रपति के विवेक से या उसके ज्ञान में क्या हो, किसी भी कानून का ज्ञाता हो, किसी यहाँ मत जोड़िएगा, यानी कि वो क्या हो, विधि वेत्ता हो या कानून का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ उच्च न्यायालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये हो गई योग्यता की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि योग्यता हो गई तो उनका शपथ लेंगे। ठीक, तो शपथ कौन इन्हें दिलाएगा? इन्हें शपथ दिलाएंगे राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यों के राज्यपाल। शपथ दिलाएगा राज्यपाल। ठीक, अगर राज्यपाल नहीं है या है भी तो उसने कोई अपना ऐसा प्राधिकारी नियुक्त कर दिया है कि भैया आप क्या करेंगे, कोई न्यायाधीश चुन के आता है, नियुक्त होता है, तो उसको शपथ आप पढ़वा देंगे। ठीक है, तो वो जाकर के शपथ लेता है, यानी पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं उनका कार्यकाल। कार्यकाल क्या होगा किसका? न्यायाधीशों का। तो कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह न्यायाधीश इतने समय तक ये कार्य कर सकता है। जैसे पहला है कि वह 62 वर्ष की अगर उम्र पूरी कर लेता है, ठीक है, 62 वर्ष की आयु जिस दिन पूरी कर लेगा, ठीक है, उसी दिन वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। अगला क्या है, अगर वह त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, त्याग पत्र या किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक, अगला क्या है, उसे संसद द्वारा महाभियोग, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी? सेम वही प्रक्रिया होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की होती है। यानी कि अगर किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? दो आधार होने चाहिए। क्या? साबित कदाचार व अक्षमता या अयोग्यता। उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। वह प्रस्ताव अगर राज्यसभा से लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। अगर लोकसभा से लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। वो प्रस्ताव लेकर जाएंगे अपने अपने पीठासीन के पास। अगर राज्यसभा से लेकर आ रहे हैं तो राज्यसभापति के सभापति के पास ले जाएंगे, और अगर लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास लेकर जाएंगे। अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार भी कर सकता है कि यानी हटाइए, हम इसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अगर सपोज दैट उसने स्वीकार कर लिया तो क्या करेगा? वो 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा। कितनी? 3 सदस्यीय। ठीक है, ये 3 सदस्यीय जो समिति होगी इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? सबसे पहले तो होगा भारत का सीजेआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश। ठीक है, और तीसरा होगा कोई
प्रख्यात न्यायविद, ठीक है, यानी कि कोई विधि का ज्ञाता हो या बेहद जानकार हो तो वह इस समिति में शामिल होगा। ठीक, यह समिति क्या करेगी, उस प्रस्ताव की, जो आरोप लगाकर प्रस्ताव लाया गया है और पीठासीन ने उसको एक्सेप्ट करके इनको दे दिया है, उसकी ये लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। अगर आरोप सही पाया जाता है तब तो क्या करेंगे, ये आगे बढ़ा देंगे, यानी कि सदन के पास इनको दे देंगे। किसको, उसी पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन क्या करेगा, सदन में रखवाएगा, उस सदन के, ध्यान दीजिएगा सॉरी, सदन के जो सत्र चल रहा है उसी सत्र में प्रस्ताव लाया गया है और उसी सत्र में पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सत्र में प्रस्ताव लाया गया और सत्र क्या हो गया, अवसान हो गया, अब दूसरे सत्र में हम क्या करेंगे, उसको पास कराने के लिए वोटिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी सत्र में क्या किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा और उसी सत्र में ही उसको पास भी कराना है। तो जब ये समिति क्या करेगी, उसको जांच करेगी और आरोप सत्य पाएगी तो पीठासीन के पास वापस कर देगी। पीठासीन क्या करेगा, अपने सदन में पहले रखवाएगा, उस सदन में विशेष बहुमत के द्वारा पास हो जाता है, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया था। अगर जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा था, वो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लेंगे, उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक, फिर क्या करेगा, अगर उस सदन द्वारा विशेष बहुमत से पास कर दिया जाता है तब भेजा जाएगा अगले सदन को। अगला सदन भी क्या करेगा, उसी विशेष बहुमत से पारित कर देगा और प्रस्ताव चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। उसी दिन क्या हो जाएगी, ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उस न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, अगला है कि, यानी कि ये तो तीन चीजें हो गई। यह एक चीज हो गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, या कभी कभी होता है दूसरे न्यायालय में उनका स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि हाई कोर्ट, अन्य हाई कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, अन्य यानी कि किसी अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, क्या किया दिया जाए, इनका स्थानांतरण, प्रमोशन करके सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया जाए या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में इनका स्थानांतरण कर दिया जाए, तो वहां पर पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। जब यहां देखिएगा स्थानांतरण की बात आई है तो यहां ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम 1977 में एक चीज कहा कि किसी भी न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जाएगा, वह विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप और जनहित में ही किया जाएगा, किसी न्यायाधीश को दंड देने के लिए या दंड स्वरूप नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सरकार से या उस उच्च न्यायालय में उसकी नहीं बन रही है तो राष्ट्रपति क्या कर देता है, दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर देगा। ठीक, लेकिन देखिएगा थर्ड जजेस केस 1998 में न्यायालय ने बताया, कब, 1998 में इसने बताया कि ऐसा नहीं है कि स्थानांतरण किसी भी न्यायाधीश का राष्ट्रपति ऐसे ही कर देगा। उसमें उसने व्यवस्था की कि कम से कम सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेगा, प्लस जिस राज्य के उच्च न्यायालय से स्थानांतरण होना है उस राज्य के राज्यपाल से, प्लस जहां पे जाना है उन राज्यों के राज्यपाल से, यानी राज्यपाल से, प्लस जिस उच्च न्यायालय में जाना है न्यायाधीशों को और जहां से जाना है उन दोनों न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से क्या होगा, यानी कि दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि चीफ न्यायाधीश से भी परामर्श करना पड़ेगा। यानी इतने लोगों से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में करता है या कर सकता है। अगर इसमें से कोई प्रक्रिया अगर पूरी नहीं हुई तो वो क्या होगा, अवैध माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज सर्वोच्च न्यायालय ने और व्यवस्था की, कब, 1992 में।
1992 में व्यवस्था क्या की गई कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो स्थानांतरण होगा वो क्या होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा के लिए क्या करना होगा, जिस न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है वही न्यायाधीश क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसकी आपत्ति कर सकता है कि मेरा स्थानांतरण अवैध तरीके से किया जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। अगर वह न्याय संगत पाया जाता है, सही पाया जाता है, तो स्थानांतरण वैध रहेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय उस स्थानांतरण को अवैध पाता है यानी गलत पाता है तो क्या कर देगा, उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1992 नहीं 1994 है, गलती से 1992 हमने बता दिया, इसको सुधार कर लीजिएगा। और आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा साथ साथ वीडियो को पॉज करके, इसीलिए हम बार बार आगे से हट जा रहे हैं कि आपको पूरी तरह से दिखाई दे। यहाँ समझते हुए और लिखते हुए चलते रहिएगा अपनी नोटबुक को, कुछ ऐसी चीज छूटेगी नहीं आपकी जो बताया ना जाए। ये तो हमारा हो गया कार्यकाल, ठीक है, और महाभियोग की हमने प्रक्रिया बता दी, स्थानांतरण की प्रक्रिया हमने बता दी। ठीक है, अब क्या आता है, अब हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय में कुछ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में बात की थी तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो वैसे ही उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, यानी किसी के कार्य को जब, ये कब हो सकता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जब उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य से विरत हो या उसका पद रिक्त हो या फिर वह कार्य करने में अक्षम हो, यानी कि मान लीजिए बीमार हो गया या कहीं बाहर चला गया है, यानी कि कहने का मतलब वो कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। ठीक है, तो क्या होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, उसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है जब तक उसका पद जो रिक्त है वो पूरा ना हो जाए, या तो वह मुख्य न्यायाधीश वापस आ जाए जो कार्य करने से विरत है, या अगर त्याग पत्र से उसके कार्यकाल पूरा होने से या किसी कारण से रिक्त है तो उस पद को जब तक भरण न दिया जाए तब तक वह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा। अगला टर्म आता है अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त, इन्हें अपर भी कहा जाता है, अंग्रेजी में एडिशनल कहा जाता है। ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसी योग्य व्यक्ति को क्या करेगा, वो अल्पकाल के लिए, ठीक है, अस्थायी रूप से अल्पकाल के लिए क्या करेगा, अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो उसकी अवधि होगी वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और कारण क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, जब इसमें 2 कंडीशन दिया गया। पहला, जब कार्य की अधिकता हो जाए, कार्य अधिक हो जाए, यानी मान लीजिए केस अभी तो पेंडिंग ही थे सारे और ज्यादा केस आ गए, ठीक है, उसको निपटाने के लिए क्या किया जाएगा, अतिरिक्त या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा है, जब बकाया काम, यानी कि जो पिछला काम है वही ज्यादा बचा रह जाए, बकाया काम ज्यादा हो, ठीक है, बढ़ जाए, यानी कि अभी पिछला काम पूरा ही नहीं हुआ और नए नए काम आ जा रहे हैं न्यायाधीशों के, यानी न्यायालय के पास क्या हो जा रहा है, नए केसेस और आ जा रहे हैं, अभी पुराना वाला बचा ही पेंडिंग पड़ा है। इन 2 कंडीशंस में क्या होगा, अतिरिक्त या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इनकी जो अवधि होगी न्यायाधीशों की कार्य करने की वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी कि 2 वर्ष तक ही ये रहेंगे। अगला आता है कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है, यहां तक नोट हो गया, मिटा सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने पहले देखा था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अब केवल कार्यकारी न्यायाधीश हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति फिर वही कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसी योग्य व्यक्ति को कब करेगा वो,
जब कुछ कंडीशंस हो, देखिएगा, जब उस न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या हो जाए, पूरा ना हो, यानी कि पद जो कोरम हो पूरा ना हो। किन कंडीशनों में पूरा नहीं होगा? या तो जो न्यायाधीश था वो रिटायर्ड हो गया, ठीक है, अब उसका पद रिक्त है, या फिर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर दिया गया, तब भी पद रिक्त है, या फिर क्या किया गया, उसको प्रमोशन करके कहाँ पहुंचा दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया, तब भी वो पद रिक्त है। यानी कि रिक्ति के मामले में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी भी अवधि तब तक होगी जब तक कोई न्यायाधीश जिसके स्थान पर ये कार्यकारी न्यायाधीश बनाए गए हैं वो आकर के क्या होता है, अपना स्थान ग्रहण न कर ले, उसके बाद ये पद पर नहीं रहेंगे, ठीक। फिर क्या होता है, एक और टर्म्स है, क्या है उसमें, एक है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी उच्च न्यायालय जिसमें क्या करना है, काम जिसमें नियुक्ति करनी है, उसमें अगर काम ज्यादा बढ़ गया, राज्यपाल को लगता है कि अब काम निपटाने के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी क्या करनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी, तो राज्यपाल क्या करेगा, किसी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को, यानी सेवानिवृत्त जज को, चाहे वह उसी उच्च न्यायालय से रिटायर्ड हो जिसमें नियुक्ति करनी है, या किसी अन्य उच्च न्यायालय से रिटायर्ड हो, उसको क्या करेगा, नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसा वह तभी कर सकता है जब क्या करेगा, राष्ट्रपति और उस यहाँ राष्ट्रपति का योगदान नहीं होता है, यहाँ पर कौन करता है, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, क्या कौन कर रहा है, उसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है। लेकिन वह जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ है उसकी अनुमति प्लस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर वो नहीं कर सकता है। इनकी नियुक्ति करेगा कौन, हाई कोर्ट का, उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है उसकी अनुमति लेगा प्लस राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, फिर वो क्या करेगा, नियुक्ति कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे उच्च न्यायालय के गठन, ठीक है, उनके प्रावधान, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या है उनकी योग्यता, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, कैसे कैसे पद रिक्त हो सकते हैं, क्या उनका कार्यकाल है। यहाँ याद ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमने चर्चा नहीं की, शपथ की, तो शपथ कौन दिलाएगा, उस राज्य का राज्यपाल जिस राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की क्या करनी है, उनकी नियुक्ति की गई थी, वो राज्यपाल दिलाएगा, या फिर वो अपना कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया उच्च न्यायालय। हम आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे अन्य अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय काम करते हैं, ग्राम न्यायालय क्या है, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतजार करिए, जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।